हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि क्लास 12th के हमारे सभी स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, आज हम सीधी बात करेंगे। आपको पता है कि टॉपर बैच के अंतर्गत हमने आपको कहा है कि सभी 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर वाले क्वेश्चन को कराएंगे। हमने आपको सभी 2 नंबर वाले केमिस्ट्री के क्वेश्चन करा दिए पूरे बुक से, फिर 3 नंबर वाले क्वेश्चन भी हमने करा दिए, फिर 4 नंबर वाले का हमने पूरी किताब से 20 इंपॉर्टेंट हमने टॉपिक आपको बताया था, जिसमें कि हमने 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक करा दिए हैं चैप्टर 1 से लेकर और चैप्टर 5 तक का। एक हमने 1 शॉट वीडियो बनाया था और जिसमें हमने क्या 4 मार्क्स वाला 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने क्वेश्चन को करा दिया है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, केमिस्ट्री 4 नंबर वाले प्रश्न चैप्टर 1 to 5 के नाम से। उस पर क्लिक करके आप उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। सभी 2 नंबर और 3 नंबर वाले का भी लिंक हम दे देंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 6 से लेकर चैप्टर 10, मतलब 5 चैप्टरों को मिलाकर आज जितने भी मतलब लगभग 10 महत्वपूर्ण 4 नंबर वाले प्रश्न को हम देखने वाले हैं। देखिए, कोई हलवाबाजी यहां पे नहीं हो रहा है। कोई ऐसा नहीं है कि 15 मिनट में हम आपको पूरा रामबाण इलाज दे देंगे कि भैया 15 मिनट में आप पूरा पेपर आप कंप्लीट कर दें, पूरे पेपर को टॉप कर दें। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। कोई कह देता है भैया यही 40 क्वेश्चन आ जाएंगे, यही 15 मिनट में 40 क्वेश्चन को सॉल्व करो। भैया कहां से सॉल्व हो पाएंगे 40 क्वेश्चन? नहीं हो पाएंगे। तो मैं इधर उधर के घुमाकर नहीं बात करूंगा। मैं यही कहूंगा, पढ़ना है, टॉपर बनना है तो मेहनत करना पड़ेगा। विदाउट मेहनत अगर आप सोच रहे हैं कि भैया हम टॉपर बन जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। अगर आपको केमिस्ट्री में 100 में से टोटल प्रैक्टिकल को अगर मान लेते 70 नंबर का पेपर आपका पूछा जाता है, उसमें 50 नंबर भी लाना है तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा, तब आएंगे। तो अदरवाइज आज आप तैयार रहेंगे। आज हम 10 महत्वपूर्ण टॉपिक को कराने वाले हैं और ऐसे क्वेश्चन को कराएंगे जो कंसिस्टेंट पूछे जा रहे हैं, और ये सभी इन्हीं से बोर्ड एग्जाम में भी आएंगे, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहला हम अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहां पे ध्यान से समझेंगे। कह रहा है कि क्लोरोबेंजीन के हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण और सल्फोनीकरण के रासायनिक समीकरण को लिखिए। ठीक है जी, तो आशा करता हूं आप समझ के होंगे। क्लोरोबेंजीन का हैलोजनीकरण बताना है, क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण और क्लोरोबेंजीन का सल्फोनीकरण बताना है। चलिए तो हम इसको सॉल्व कराते हैं। सभी स्टूडेंट्स से मैं कहूंगा कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा सा आप अपने लिए मेहनत कर देना, मैं यही चाहूंगा। कॉपी पेन लेकर बैठेंगे, सभी प्रश्नों को नोट डाउन करते हुए चलिएगा। तो हम सबसे पहले देखेंगे क्लोरोबेंजीन का क्या हैलोजनीकरण। जब क्लोरोबेंजीन का हैलोजनीकरण होता है, हैलोजन से क्रिया हम कराते हैं, तो क्या होता है जी। देखिए, तो यहां पे केवल हमें रासायनिक समीकरण ही देना है। तो सबसे पहले हम क्लोरोबेंजीन को ले लेते हैं। क्लोरोबेंजीन का सूत्र क्या होता है जी, C6H5Cl, या इस तरीके से बेंजीन के ऊपर Cl जोड़ दीजिए, तो ये हमारा क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। मैं यहां पे कर दूं क्या? चलिए मैं यहीं पे कर दे रहा हूं, ठीक है, जगह थोड़ा सा कम है। तो ये हमने एक बेंजीन रिंग बना दिया और इसके ऊपर अगर आपका Cl जुड़ जाता है तो इसको क्लोरोबेंजीन कहते हैं, ठीक है ना। तो जब क्लोरोबेंजीन का हम हैलोजन से क्रिया कराते हैं, हैलोजन मतलब वही एक्स का हैलोजन ये तत्व होते हैं, जैसे कि क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, ये सभी तत्व, आयोडीन हो गया। तो इस तरीके से हम कोई भी, जैसे कि हैलोजन एक तत्व है Cl2 मतलब क्लोरीन है, तो ये क्लोरीन हमने ले लिया, ठीक है। और इसका क्या कराते हैं Fe, एक उत्प्रेरक हम यहां पे ले लेते हैं FeCl3। अब इससे हम क्रिया कराते हैं तो ध्यान से समझेंगे क्या होता है। यहां पे 2 चीजें होंगी, 2 प्रोडक्ट बनता है। सबसे पहली बात देखिए, यहां पे ये बेंजीन का मतलब आप समझते हैं ना क्या होता है। देखिए बेसिक बात है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज्यादातर स्टूडेंटों को समझ में नहीं आता, इसलिए मैं समझाना चाहता हूं। देखिए इसका 6 सिरा है। अब प्रत्येक सिरों पर हाइड्रोजन होता है, प्रत्येक सिरों पर क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। तो यहां पर भी इसका मतलब क्या है, यहां पर भी हाइड्रोजन है, यहां पर भी है और यहां पर भी है। तो जहां मुझे जरूरत है उसके हिसाब से मैं वहां पर लिख दे रहा हूं हाइड्रोजन। नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, बस लिख इसलिए रहे हैं कि आपको समझ में आएगा कि क्यों, कहां पर, कैसे हुए हैं, ठीक है ना। देखिए तो यहां पे होता यह है दोस्त,
यहां से कलर में ले लूं, ठीक है। यहां से होता यह है, ध्यान से समझेंगे, यहां से एक, यहां से Cl उठकर यहां पे देखिए, यहां पे 2 क्लोरीन है ना, तो एक क्लोरीन और ये HCl निकल जाते हैं, समझ रहे हैं। अरे 2 क्लोरीन है तो एक क्लोरीन यहां से, एक HCl, तो H और Cl ये पहले बाहर निकल गए हैं। अब बचा क्या, यहाँ के एक क्लोरीन यहाँ पे भी जुड़ सकता है, तो यहाँ पे अगर जुड़ेगा तो इस तरीके से कुछ प्रोडक्ट बनेंगे। ये बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर Cl है और यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पर Cl जुड़ जाएंगे। तो या तो ये प्रोडक्ट बन सकता है, या कोई जरूरी है कि यही का हाइड्रोजन ले, वो तो यहां का भी तो हाइड्रोजन ले सकता है ना, ले सकता है कि नहीं। तो अगर यहां का लेता है, यहां का, तो यहां से H और Cl निकल जाएंगे, तो यहां पे क्या बनेगा, यहां का एक Cl जो बचेगा वो यहां पे भी जुड़ सकता है। तो यहां पे एक और प्रोडक्ट ये भी बन सकता है, ये क्लोरीन बेंजीन रिंग है और यहां पे Cl और नीचे Cl भी जुड़ सकता है, समझ रहे हैं। तो ये बात आपको याद रखना है कि ये भी बन सकता है, ये भी बन सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहां पे हमने क्या बताया, ये हमारा, अब मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, मैं समझाने के तौर पे इसको बताया था हमने, ठीक है। आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हमारा क्या है, क्लोरो बेंजीन है, ठीक है। तो क्लोरोबेंजीन का जब हैलोजनी हमने करण किया, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा बेंजीन रिंग के ऊपर एक Cl और यहाँ पे एक Cl हो गया, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl जुड़ सकते हैं, ये हमने बता दिया। अब देखिए, इसका नाम भी हम बता सकते हैं। इसका नाम हम क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं, जैसे कि इसका नाम बहुत तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। आर्थो पैरा इस तरीके से भी कर सकते हैं, या गिनती के रूप में भी कर सकते हैं। इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2, इधर से भी हम कर सकते हैं 1 2 3, इस तरीके से भी। तो चलिए अकॉर्डिंग अपने अनुसार चलते हैं। तो अगर इसको हम इस तरीके से गिनती करें तो 1 2 3 4 5 6 आ रहे हैं। तो इसको 1 पर एक क्लोरीन है, 2 पर क्लोरीन है, तो हम इसका नाम क्या कर सकते हैं, ध्यान से समझेंगे। इसका नाम हम कह सकते हैं 1,2 क्लोरो बेंजीन, समझ रहे हैं, 1,2 क्लोरो बेंजीन। देखिए, क्लोरोबेंजीन तो है, परंतु एक 1 पर भी है और एक 2 पर भी है, तो 1,2 क्लोरोबेंजीन हम कह देंगे। अब इसको क्या कहेंगे जी, देखिए, एक इसको 1 कर देते हैं, इसको 2, इसको 3, तो इसको ये वाला 4th हो जाएगा, 4th होगा कि नहीं। तो 1,4 क्लोरोबेंजीन हम इसको कह सकते हैं। तो इस तरीके से अगर नाम हम इसका लिखे तो क्या लिख सकते हैं, यहां पे मैं ऊपर लिख दे रहा हूं 1,4 क्लोरो बेंजीन। ऊपर हमने इसलिए लिखा दोस्त, क्योंकि अभी इसका भी हमें देखना है, तो उसके लिए जगह चाहिए, तो इसलिए। तो मैं आशा करता हूं आप समझ के होंगे। तो ये क्या हुआ है, क्लोरोबेंजीन का हैलोजनीकरण हुआ है। ये आपको रिएक्शन याद करना है। यहाँ पे 1 2 3 हमने 4 लिखा हुआ है, ये आपको नहीं लिखना है, हम समझाने के तौर पर आपको यहाँ पे लिखे हुए हैं। समझ रहे हैं ना बाबू, केवल आपको यही रिएक्शन लिखना है, ठीक है। हार्ड है टॉपिक, कोई इजी पेपर नहीं है, क्लास 12th में आप हैं, ठीक है। मैं ऐसे नहीं कि कुछ भी आपसे कह दूं भैया यही 15 टॉपिक तैयार कर लीजिए, छोटी छोटी परिभाषा हम आपको बता दें, ऐसा कुछ नहीं है। हार्ड आएंगे पेपर, हार्ड आते भी हैं, सिंपल सा सुन लीजिए। मेहनत तो करना ही पड़ेगा, मेहनत करना ही पड़ेगा दोस्त, करना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं मेहनत कीजिएगा। अगला आता है क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण। अब नाइट्रीकरण कैसे होता है, तो चलिए, तो इसके लिए आपको क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण कराते हैं। तो सबसे पहले क्लोरोबेंजीन हम ले लेते हैं ये हमने बेंजीन रिंग ले लिया, इसके ऊपर Cl हमने जोड़ दिया, तो ये हमारा क्या होगा, क्लोरोबेंजीन हो गया, ठीक है ना। अब क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण कराएंगे, तो इसका हम नाइट्रीकरण करा देते हैं NO3 से। नाइट्रीकरण हम करा देते हैं, ठीक है। किसकी उपस्थिति में कराएंगे, तो H2SO4, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हम कराते हैं, ठीक है ना। ये आप याद रखेंगे। तो जब हम ऐसा करते हैं ना, तो यहां से यहां का एक H, एक यहां का H, 2 निकल जाते हैं। तो यहां पे एक नाइट्रोजन बन सकता है, एक वहां पे भी नाइट्रोजन बन सकता है। देखिए क्या होता है, बात को आप बाबू समझिएगा तभी हो पाएंगे। देखिए, जैसे कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन था, यहाँ पे हाइड्रोजन था, उसी प्रकार यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन होगा, होगा कि नहीं होगा। तो उसी प्रकार मैं आपसे कह रहा हूँ
कि सपोज दैट, बात समझिएगा, यहाँ के एक हाइड्रोजन, यहाँ का जो बंद है, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलता है, यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक ऑक्सीजन। तो दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन निकले हैं और एक ऑक्सीजन निकला, तो मतलब H2O निकला ना, तो ये H2O हम साइड प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पर लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बचा हुआ क्या है, तो यहाँ से यहाँ पर अब बंद तो खाली है, तो यहाँ का अब क्या बचा हुआ है, N बचे हुए हैं और दो ऑक्सीजन बने हुए हैं NO2, तो यही NO2 यहाँ पे जुड़ जाएंगे। तो NO2 वहाँ पे अगर जुड़ते हैं तो क्या बनेगा, यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ, यह हमारा क्लोरोबेंजीन है और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, NO2 जुड़ जाएगा, यहाँ पर NO2 जुड़ जाएगा। तो ये हो सकता है ना, बात आप समझ रहे होंगे। तो इस प्रकार यहाँ पे NO2 जुड़ा हुआ है, या कोई जरूरी तो नहीं कि यहाँ का ही हाइड्रोजन और यहाँ का ही हाइड्रोजन निकाले। अगर यहाँ का भी हाइड्रोजन निकलता है तो यहाँ पर तो सेम रहेगा, हाइड्रोजन यहाँ पे है, यहाँ का एक हाइड्रोजन, यहाँ का हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन निकलेंगे। तो अगर यहाँ का निकलता है तो यहाँ पर NO2 जुड़ जाएंगे। तो या आप यहाँ पे ये कर सकते हैं कि बेंजीन रिंग है और यहाँ पे Cl है और यहाँ पर NO2 जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, इस प्रकार भी हो सकता है। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कैसे हुआ है। दो जगह में से कहीं पर भी आप सॉरी, कल वीडियो भी नहीं आया था, आपको पता होगा। ठीक है, तबीयत कभी कभी थोड़ा सा खराब हो जाता है। ठीक है, यही सॉरी, क्या होगा है भैया, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, अभी तबीयत तो ठीक है फिलहाल, तो सर्दी थोड़ी सी है, कोई बात नहीं। तो हम यही कह रहे थे, या तो जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, दोनों में से कोई भी एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से ये बनेगा। अब इसका अगर नाम बोल देते, ये हमारा क्लोरोबेंजीन है। ठीक है ना, इसका मेन हमारा प्रोडक्ट का नाम क्या है, तो इस प्रोडक्ट का नाम लिख लीजिएगा। देखिए, अगर हम गिनती करें तो 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, इस तरीके से 3 4 5, इस तरीके से इसको 1 2 3 4, आप कहीं से भी 1 2 3 स्टार्ट कर सकते हैं, उसका कोई वो नहीं है। ठीक है ना, एक हम बात करके आपको बता रहे हैं। तो ये हमारा 1, यहाँ पे 2 है, तो हम कह सकते हैं 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन हम कह सकते हैं। तो इसको हम लिख दे रहे हैं 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन। ठीक है, 1, 2 नाइट्रो बेंजीन, इस प्रकार कह सकते हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं 1 क्लोरो 4, 1 2 3 4 पे आ रहा है ना, तो 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन कह सकते हैं। तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन। ठीक है, तो बाबू इस तरीके से आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये इस तरीके से क्या होगा, नाइट्रीकरण होगा। ठीक है, कोई भी यहाँ पे इजी वे में कुछ भी नहीं है, हार्ड होते हैं जी, तो हार्ड हम बता रहे हैं। पहला ही क्वेश्चन हम हार्ड लेकर आए हैं। अधिकतर स्टूडेंट यहाँ पे क्या सोच रहे होंगे, सर पहला ही क्वेश्चन हार्ड आ गया, और जो थोड़ा सा नहीं होंगे कि भैया 15 मिनट में बता दीजिए, इस टाइप के अगर लोग होंगे कि 15 मिनट में पूरा पेपर सॉल्व हम कर दें, तो वो छोड़कर जा भी सकते हैं और चले भी गए होंगे। बट जिनको चाहिए कि वो जानते हैं वास्तविकता क्या है, कि वास्तविकता में पेपर हार्ड ही आता है, तो हार्ड के लिए अभी से हमें हार्ड क्वेश्चन को फेस करना पड़ेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे गए तभी तो हम करा रहे हैं ना। तो जिनको लगता है कि वास्तव में पेपर हार्ड आएंगे और हमें भी हार्ड तरीके से मेहनत करना होगा, अभी से क्वेश्चन फेस करेंगे, कुछ ना भी समझ में आए तो भी वो कहेंगे चलिए याद हम करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत हमें करना पड़ेगा, हम करेंगे, तो वो वीडियो देख भी रहे होंगे। अब बिल्कुल उन्हीं का अच्छा नंबर भी आएगा और आपका ही अच्छा नंबर आएगा, मैं स्पष्ट रूप से कह दे रहा हूं। केवल मेहनत कंसिस्टेंट आपको करते रहना है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको देखेंगे। ठीक है ना, क्योंकि इरेज करना पड़ेगा हमें। ठीक है चलिए, तो मैं इस वाले लाइन को इरेज कर दे रहा हूं।
आशा करता हूं कि आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए अब हम देख लेते हैं क्लोरोबेंजीन का सल्फोनीकरण। क्लोरोबेंजीन का सल्फोनीकरण क्या होता है, तो यहाँ पे इसको मैं यहीं पर कर दे रहा हूं। देखिए सबसे पहले हम क्लोरोबेंजीन को ले लेंगे, तो ये हमारा बेंजीन रिंग हो गया, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन हो गया। अब जाहिर सी बात है एक यहाँ पे भी है, एक यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी है, बट मोस्टली पहले यहाँ पे जुड़ता है फिर यहाँ पे ही, इसलिए यहाँ पे दो चीजों को दिखाया गया है। ठीक है, तो यह हमारा क्लोरोबेंजीन हो गया। अब इसका हमें क्या कराना है, सल्फोनीकरण कराना है। सल्फोनीकरण अगर कराना है तो हम किससे इसका करा देंगे, H2SO4 से हम इसको क्रिया करा देते हैं। H2SO4 से साथ हम इसको क्या कराते हैं, क्रिया कराते हैं, इसका गर्म करते हैं। तो क्या वास्तव में होगा, अगर हम देखें तो H2SO4 को हम क्या लिख सकते हैं, मैं आपसे पूछूं H2SO4 को क्या हम इस प्रकार लिख सकते हैं, H सिंगल बॉन्ड HSO4 इस प्रकार लिख सकते हैं। अभी भी वही बात है, H2SO4 ही है, बिल्कुल है कि नहीं है, दो हाइड्रोजन अभी भी हैं। तो इस प्रकार हमने इसलिए लिखा क्योंकि देखिए क्या होता है, यहाँ का भी हाइड्रोजन हमें निकालना है और एक बार यहाँ का भी निकालना है, दोनों जगह में से निकल सकते हैं। तो पहले अगर यहाँ का निकलता है तो देखिए क्या निकलेगा, ये हमारा पहले तो ये दोनों निकलेंगे, दो हाइड्रोजन यहाँ से एक ऑक्सीजन यहाँ से अगर निकलते हैं तो क्या पे क्या बनेगा, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, मतलब यहाँ पर -H2O जल के अणु बाहर निकल जाएंगे ना। तो अब यहाँ पे क्या बनेगा, ये हमारा बेंजीन रिंग है और इसके ऊपर Cl है। ठीक है, इतना है ना। और यहां से ये हाइड्रोजन निकल गया है, तो अब क्या बचा हुआ है, HSO4 बचे हुए हैं ना, सॉरी HSO3 बचा हुआ है, क्योंकि एक ऑक्सीजन तो निकल गया है, तो HSO3 बचे हुए हैं। तो इसी को हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, SO3H लिखेंगे, इस तरीके से, समझ रहे हैं, SO3H लिखेंगे इस तरीके से। तो या तो हमारा ये प्रोडक्ट बनेगा, अगर यहाँ का हाइड्रोजन नहीं निकलता है, अगर ये दोनों हाइड्रोजन निकलेंगे तो ये जो बचा हुआ है SO3H ये यहाँ पे जुड़ेगा, तो एक और प्रोडक्ट बन सकता है। संभावनाएं क्या, यहाँ पर Cl है और यहाँ पे क्या जुड़ सकता है, SO3H, ये HO3H जुड़ सकता है इस तरीके से। तो ये हमारा या तो ये बने या तो ये बन सकते हैं। आशा करता हूं समझ गए होंगे। तो यही हमारा क्या है, क्लोरोबेंजीन का सल्फोनीकरण है। ठीक है ना। चलिए तो इस वाले को, ये हाइड्रोजन है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं यहां से। चलिए ठीक है, आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। ये भी हाइड्रोजन है, इसको भी इरेज कर दे रहे हैं क्योंकि आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये हम आपको समझाने के तौर पे बताते हैं। ये हमारा क्लोरोबेंजीन है। इस तरीके से नाम आप सभी का जरूर लिखेंगे क्योंकि नाम इंपॉर्टेंट है जी, नहीं तो नंबर कट सकते हैं। इसका हमारा क्या है, तो देखिए अगर हम गिनती करना चाहें तो किसी को भी हम लेकर गिनती कर सकते हैं। जैसे अगर चाहें तो हम यहां से अगर करें तो 1, अगर हम यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से इस तरीके से भी चले तो 1 2 3 4 5th 6th इस तरीके से ले चल रहे हैं। आप जरूरी नहीं है, आप चाहे तो इस तरीके से भी लेके जा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसको क्या कहेंगे, 1 क्या है यहाँ पे 2 सबसे पहले क्लोरोबेंजीन कर देते हैं, 2 क्लोरोबेंजीन, और ये क्या है, सल्फोनिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है ना, 1 सल्फोनिक अम्ल। तो इसका हम नाम क्या लिख सकते हैं, नीचे ही मैं लिख दे रहा हूं, 2 क्लोरोबेंजीन और सल्फोनिक अम्ल, सल्फोनिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो इसीलिए 2 क्लोरो सल्फोनिक अम्ल हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, अगर हम इसकी भी गिनती इस तरीके से करें, अगर देखिए जहां से सल्फोनिक अम्ल है ना, यहीं से हम स्टार्ट करेंगे गिनती तो अच्छा रहेगा। तो जैसे यहाँ पे अब सल्फोनिक अम्ल यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो यहीं से अगर गिनती स्टार्ट करें तो ये 1 हो गया, ये 2 3, यहाँ पे आकर 4 होगा। तो हम क्या कहेंगे, 4 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल कह सकते हैं। तो इसका अगर नाम लिखना चाहें तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 4 क्लोरोबेंजीन
4 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। तो यहां पे हम क्या कर देंगे, सल्फोनिक अम्ल। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला ही क्वेश्चन हमें हार्ड नहीं लाना चाहिए था, मुझे अब एहसास हो रहा है, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर क्या बता रहे हैं, इतना हार्ड रिएक्शन है, समझ में मतलब आ तो रहा है बट दिक्कत लग रहा है, कैसे याद होगा। तो ये मेहनत तो करना पड़ेगा ना, मेहनत करना पड़ेगा। क्या हम कर सकते हैं, हार्ड क्वेश्चन अब 4 नंबर देना है, 4 नंबर देगा तो मेहनत तो करेंगे ना हम। तो ये बात है दोस्त, आप याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अदरवाइज एक और रिक्वेस्ट रहेगा आप सभी से, देखिए मुझे आपसे ही आशा है, क्योंकि जिनको इजी वे में चाहिए वो तो भाग भी चुके होंगे, वो चले गए होंगे वीडियो को देख मतलब छोड़कर। बट जो सीरियस होकर पढ़ाई कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि टॉपर बने, हम एक अच्छा नंबर पास हो जाए, अच्छे नंबर से पास हो, जिसे आपके माता पिता का नाम रोशन हो, आपके गांव में आपका नाम हो, तो वो जो वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि आप ही को सपोर्ट करना है। तो आप हमारा ज़रूर सपोर्ट करिएगा। सपोर्ट करने के लिए मैं चाहता हूँ कि अब नया सत्र 2026 आने वाला है, मुश्किल से यहाँ पे और हमारे पास 1 वीक का समय बचा हुआ है। हमारा टारगेट है कि कम से कम यहाँ पे 1.5 लाख हमारा जो हम लोग का फैमिली है वो जल्द से जल्द पूरा हो जाए। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जितने आपके दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, उनसे इस चैनल के बारे में बताइएगा, ठीक है ना। इतना करेंगे दोस्त बहुत है। चलिए आगे हम बढ़ जाते हैं। अभी इजी वाले क्वेश्चन भी मिलेंगे, उससे बात कोई नहीं है, ठीक है ना, बट थोड़े से हार्ड ही क्वेश्चन इसमें ज्यादा है। देखिए अब हार्ड क्वेश्चन है, कंसिस्टेंट पूछे गए हैं, तो मैं क्या नहीं कराऊं, कराना तो मेरी मजबूरी है भाई, कराना ही पड़ेगा। पास अगर अच्छे नंबर से कराना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा ना। कह रहा है कि निर्जलीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, एल्कोहलों के निर्जलीकरण अभिक्रिया की क्रियाविधि समझाइए। देखिए निर्जलीकरण अभिक्रिया क्या होता है, तो जब किसी भी यौगिक को गर्म करके और उसमें से जल को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है, उसी को ही हम क्या कहते हैं, निर्जलीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो यही बात, मतलब जल को बाहर निकालना है, सिंपल से यही निर्जलीकरण अभिक्रिया है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, वही बात हमने लिखा हुआ है। क्या हमने लिखा है जी, कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक से जल को निकाला जाता है, ठीक है ना, तो उसे ही निर्जलीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी भी यौगिक से जल को बाहर निकाला जाता है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, निर्जलीकरण अभिक्रिया कहेंगे। अगर क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा गया है कि एल्कोहलों के निर्जलीकरण से आप क्या समझते हैं, तो एल्कोहल का निर्जलीकरण कह देना, यही परिभाषा कह दे, एल्कोहल का निर्जलीकरण, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एल्कोहलों से, यौगिक की जगह पर क्या कहेंगे, एल्कोहलों से जल निकाला जाता है, तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, एल्कोहलों का निर्जलीकरण कहते हैं। समझ रहे हैं, तो ये बातें हैं जी। यौगिक में एल्कोहल भी तो आ जाएंगे, तो ये इस तरीके से आपको बताना है। मैं आशा करता हूं कि आपको आसानी तरीके से ये जो टॉपिक है समझ में आपको आए होंगे, ठीक है ना। अब चलिए उदाहरण से हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, जैसे कि एक एल्कोहल ही लेते हैं, क्योंकि एल्कोहलों का ही निर्जलीकरण करना है, मोस्टली एल्कोहलों का ही पूछा जाता है, तो एल्कोहल ही ले लेते हैं। जैसे एक एल्कोहल हम ले रहे हैं C2H5OH। यहां पे हमने क्या ले लिया है, इसको कहते हैं एथिल एल्कोहल, या इसको एथेनॉल भी कहते हैं, बट एथिल एल्कोहल आप याद रखिएगा। तो ये हमारा एथिल एल्कोहल है। अब एथिल एल्कोहल का हम क्या कराते हैं जी, एथिल एल्कोहल का हम इसको उत्प्रेरक के साथ हम क्रिया कराते हैं। जैसे कि उत्प्रेरक क्या है, H2SO4, ये हमारा उत्प्रेरक है, और इसमें हम कितने डिग्री सेल्सियस पर, H2SO4 को 170 डिग्री सेल्सियस ताप पर हम गर्म करते हैं। जब हम गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, तो जानते हैं क्या निकलता है, यहाँ पर 5 हाइड्रोजन है ना, तो यहाँ से 1 हाइड्रोजन निकलता है, यहाँ से OH निकलता है, 1 हाइड्रोजन 1 OH निकलता है। तो आप ही बताइए, मैं आपसे अगर पूछूं, अगर हम आपसे पूछे तो यहाँ का 1 हाइड्रोजन, यहाँ का OH, 1 हाइड्रोजन यहाँ से और यहाँ का OH,
तो 2 हाइड्रोजन है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, H2 लिख सकते हैं, और 1 ऑक्सीजन तो O लिख सकते हैं। मतलब H2O यहाँ से जल क्या होता है, बाहर निकलता है। जल तो बाहर निकल गया। अब यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे 2 कार्बन बचे हुए हैं और यहाँ पे 4 अब हाइड्रोजन बचे हुए हैं। एक निकल गया है ना, 4 हाइड्रोजन, तो C2H4 बचता है। ठीक है, सिंपल सा है। तो हमने क्या किया, किसी यौगिक से जल को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है उसी को हम क्या कहते हैं, निर्जलीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना। अब इसमें हमारा क्या बनता है, इसमें हमारा एथीन का निर्माण होता है। ठीक है ना, एथीन का निर्माण हमारा हो गया। 1 कार्बन होता तो मीथीन, 2 कार्बन है तो एथीन कहेंगे। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। तो ये आपका सबसे पहले निर्जलीकरण अभिक्रिया क्या होता है और उसका उदाहरण क्या होता है ये हमने बता दिए। ठीक है, पहला यहां तक अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। फिर अब हमें बताना है कि एल्कोहलों के निर्जलीकरण अभिक्रिया की क्रिया विधि, ये क्रिया विधि ही ज्यादा पूछा गया है आपसे, इसको समझाना है। तो चलिए हम समझा देते हैं। तो यहां पे एल्कोहलों के निर्जलीकरण की क्रिया विधि क्या है जी, यह क्रिया विधि 3 चरणों में होती है। पहला चरण कौन सा है, तो पहला हमारा है OH समूह में प्रोटॉनों का ग्रहण कराना। मतलब एल्कोहलों में से निर्जलीकरण मतलब जल को कैसे निकाला जाता है, तो ये 3 स्टेप में होता है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि एल्कोहलों पर सांद्र, यहाँ पे सांद्र होगा, एल्कोहलों पर सांद्र क्या करते हैं, H2SO4 डाला जाता है। तो एल्कोहल का जो OH समूह का क्या होता है, OH समूह ग्रहण करता है। ठीक है, मतलब अगर ना समझ में आए तो यहाँ पे हम प्रक्रिया भी आपको आसानी तरीके से समझा सकते हैं। एल्कोहलों को H2SO4 के साथ हम क्रिया कराएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे हाइड्रोजन मतलब प्रोटॉन निकल जाएगा, 1 हाइड्रोजन जुट जाएगा, तो यही ना होगा जी। हाँ ठीक ठीक ठीक, जैसे कि बात आप समझिएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एल्कोहल को लेंगे। एल्कोहल जैसे हम ले लेते हैं C2H5OH, ये हमने एल्कोहल ले लिया। और इसको सांद्र H2SO4 के साथ क्रिया कराएंगे। तो HSO4 हम इसको लिख सकते हैं, HSO4 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे HSO4 हमने लिख दिया। हम इतनी बात जानते हैं हाइड्रोजन पर OH पर माइनस होता है, इस पर धनात्मक आयन होता है ना। तो अब यहाँ पे ये होगा कि जब इसको हम गर्म करते हैं सबसे पहले, तो यहाँ से ना ये हमारा HSO4 ये बाहर निकल जाता है। तो HSO4 तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर नीचे में लिख दे रहा हूँ, यहाँ से हमारा HSO4 ये तो बाहर निकल गया। अब बचा क्या, C2H5O और H2 हो जाएगा। तो ये हमारा C2H5O H2 प्लस हो जाएगा। इस तरीके से ये होगा कि नहीं होगा जी। तो यही हमारा क्या होता है, एल्कोहल का OH समूह क्या करता है, ग्रहण कर लेता है। ठीक है ना, मतलब इसमें क्या होगा, इसमें OH जो है ना वो OH2 में क्या होता है, परिवर्तित होता है। सबसे पहले यही कार्य होता है। ठीक है, अभी भी जल तो नहीं ना निकला जी। तो पहले स्टेप में क्या होता है, OH को OH2 में बदलते हैं। तो यही बात हमने रासायनिक समीकरण में क्या हुआ है, इसमें OH जो है वो OH2 में बन जाता है, सबसे पहली बात। दूसरा, जिससे पानी को आसानी से निकाला जा सके। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि पानी आसानी से निकल सके। कैसे निकल पाएगा, तो ये दूसरे स्टेप में आपको समझ में आएगा, जल का निष्कासन। अब पानी कैसे निकलता है तो समझिएगा, पानी निकल जाता है और कार्बोकैटायन बनता है। कैसे निकलेगा समझिएगा। तो अब हमारा ये हमारा आया ना C2, ये हमारा आया है। अब दूसरे रिएक्शन में हम क्या लेंगे, सबसे पहले यही लेंगे C2H5OH2 प्लस, ये हमारा है। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको जब हम गर्म करते हैं तो यहाँ पे जानते हैं क्या होता है, यहाँ से यही इतना ही बाहर निकल जाता है। इतना मतलब देखिए 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है, तो ये हमारा तुरंत बाहर निकल जाएगा, H2O बनकर बाहर निकल गया। अब बचा क्या, C2H5 बचा ना, तो यही हमारा C2H5 अब प्लस बन गया। हाइड्रोजन पे प्लस होता है ना, तो इसलिए प्लस हमने लिख दिया, C2H5 हमारा बना। अब तीसरे में क्या करते हैं, यही हमारा क्या बना है, कार्बोकैटायन बना है। ये कार्बोकैटायन हमारा बना।
अब तीसरे प्रक्रिया में यहां से जल तो निकल गया, पर ये कार्बोकैटायन इस तरीके से स्थिर नहीं रहता है, इसलिए कार्बोकैटायन को क्या करते हैं, एल्कीन का निर्माण कैसे होगा, तो कार्बोकैटायन से एक हाइड्रोजन निकलता है और एथीन बनता है। तो ये क्या होगा जी, तीसरी हमारी प्रक्रिया में ये होता है, सॉरी यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, तीसरी हमारा क्रिया में ये होता है कि ये हम कार्बोकैटायन को लेते हैं C2H5 प्लस को, और ये भी गर्म होता है ना, तो क्या होता है यहाँ पर एक हाइड्रोजन, ये नवजात हाइड्रोजन हाफ H2O के रूप में बाहर निकल जाता है, और यहाँ पे C2H5 ये हमारा C2H4 बन जाता है, और यही हमारा एथीन है जी, ये इसका नाम क्या है, एथीन। तो एथीन का निर्माण हमारा हो जाता है। तो ये बातें हैं जी। देखिए हमें दो चीजें बताया गया है कि एल्कोहलों का निर्जलीकरण होता है, निर्जलीकरण अभिक्रिया में क्या बताया गया है कि एथीन भी बनेगा और जल के अणु भी निकलेंगे, ठीक है ना, दो बातें। तो देखिए यहाँ पे कैसे हुआ है, तो सबसे पहले जल के अणु निकले हैं और उसके बाद जो हमारा कार्बोकैटायन है ये हमारा एथीन में बना है, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से 3 स्टेप में वास्तव में होता है। पूरी हमें विधियां लिखना था इसलिए हमने बता दिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए जी, आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। ये हार्ड क्वेश्चन थे, इसको तो बिल्कुल हार्ड लगेगा भी, हार्ड जब क्वेश्चन होते हैं तो लगता है, बट कोई नहीं जी, मेहनत करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे तो समझ में आएगा। अभी तो 5-5 नंबर वाले और भी हार्ड होंगे, तो इसीलिए अभी से लगातार मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। अगला हमारा क्वेश्चन आता है तीसरा कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में विभेद कीजिए। देखिए 19 में, 22 में, 23 और 25 में पूछा गया है। तो यहाँ पे हमें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में अंतर बताना है। प्राथमिक एल्कोहल किसे कहते हैं, तो ऐसा एल्कोहल जिसमें जो हाइड्रोक्सी समूह होता है वो प्रथम कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, उसे हम प्राथमिक एल्कोहल कहते हैं। मतलब ऐसा एल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सी समूह का जो कार्बन होता है वो एक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। हाइड्रोक्सी समूह का जो कार्बन होगा वो एक परमाणु से जुड़ा होगा, उसे हम क्या कहेंगे, प्राथमिक एल्कोहल कहेंगे। जैसे कि क्या है, जैसे कि अगर सामान्य सूत्र की हम बात करें तो जैसे क्या हो जाएगा, RCH2OH। तो देखिए यहां पे हम क्या बताना चाह रहे हैं कि देखिए हाइड्रोक्सी समूह का ये क्या है, हाइड्रोक्सी समूह का जो कार्बन है, हाइड्रोक्सी समूह का जो कार्बन है वो एक हमारा एक प्राथमिक कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक ही ना कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा, ये इसी को एल्काइल कहते हैं, ये एल्काइल समूह है, ठीक है ना। तो एक हमारा प्राथमिक समूह का मतलब क्या हुआ कि ऐसा एल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सी समूह जो होता है, हाइड्रोक्सी समूह का कार्बन भी कह सकते हैं, हाइड्रोक्सी समूह का जो कार्बन होता है वो प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, उसे हम प्राथमिक एल्कोहल कहते हैं। जैसे कि अगर हम चाहें तो इस पे एग्जांपल बता सकते हैं। एग्जांपल में क्या होगा, जैसे कि CH3 की जगह पे हम क्या ले सकते हैं, जैसे कि CH3 CH2OH, देख रहे हैं ना, CH3 यहाँ पे कर दिए, यहाँ पे CH2OH था तो CH2OH लिख दिए, तो ये हमारा हो सकता है। जैसे कि और भी हम ले सकते हैं, जैसे कि C2H5 CH2OH लिख सकते हैं। तो ये हमारे सभी क्या है, ये हमारे प्राथमिक एल्कोहल के एग्जाम्पल हो जाएंगे। मेथ एथ प्रोप, ये हमारा क्या होगा, प्रोपिल एल्कोहल हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा, एक कार्बन दो कार्बन, मतलब एथिल एल्कोहल इसको कहेंगे। तो इस तरीके से आप नाम भी लिख सकते हैं, प्रोपिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल, ठीक है। आशा करता हूं समझ रहे होंगे। दूसरी बात आता है द्वितीयक एल्कोहल, अभी आपको और समझ में आएगा। द्वितीयक एल्कोहल का मतलब ऐसा एल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सी समूह, मतलब हाइड्रोक्सी समूह का जो कार्बन है, हाइड्रोक्सी समूह का जो कार्बन है वो 2 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, उसे हम द्वितीयक एल्कोहल कहेंगे। जैसे कि एग्जांपल अगर हम दें तो एक हमारा एक कार्बन परमाणु, ठीक है ना, 2 कार्बन परमाणु, ये 2 कार्बन परमाणु हो गए, और ये क्या हमारा CHOH। तो ये हमारा क्या है, ये हाइड्रोक्सी समूह है। तो हम यही कह रहे हैं, ऐसा एल्कोहल जिसके हाइड्रोक्सी समूह का जो कार्बन है वो 2 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है। ये वास्तव में कार्बन परमाणु ही है, तो वही बात हम कह रहे हैं कि ऐसा एल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सी समूह 2 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है उसे द्वितीयक एल्कोहल कहते हैं। जैसा इसका एग्जाम्पल हम दे सकते हैं,
जैसे इस बार अगर हम एग्जांपल देना चाहें तो क्या दे सकते हैं, जैसे कि CH3 CHOH, ठीक है जी। तो ये हम दे सकते हैं। जैसे कि अगर हम चाहें तो C2H5 फिर C2H5 फिर CH फिर OH, ठीक है ना। देखिए R की जगह पर CH3 भी रख दिए, C2H5 भी रख दिए। अगर आप चाहें तो एक हमारा CH3 रख दीजिए, एक C2H5 रख लीजिए और एक CHOH कर दीजिए। तो ये हमारा क्या हो गया, ये सभी हमारे द्वितीयक एल्कोहल हो जाएंगे, जिसमें जो हाइड्रोक्सी समूह होते हैं वो 2 कार्बन परमाणुओं से जुड़े होते हैं। आशा करता हूं आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिएगा। अगला आता है तृतीयक एल्कोहल। इसका मतलब क्या कि ऐसा एल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सी समूह 3 कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं, उसे हम तृतीयक एल्कोहल कहते हैं। मतलब क्या होगा, ऐसे एल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सी समूह, जैसे कि अगर सामान्य सूत्र की बात करें तो R R R, ये हमारा क्या हो जाएगा SCOH। तो ये यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हाइड्रोक्सी समूह है वो 3 कार्बन परमाणु से जुड़े हुए हैं, तो इसे हम तृतीयक एल्कोहल कहते हैं। जैसे कि अगर हम इसको एग्जांपल करें तो ये हमारा R क्या है जी, तो R का मतलब यहाँ पे है, R का मतलब क्या है, जैसे कि यहाँ पे CH3 हमने ले लिया, फिर CH3 फिर CH3, तो ये हमने CH3 3 हमने ले लिए, और यहाँ पे ये C है और यहाँ पे OH है, तो ये हमने OH लिख दिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तृतीयक एल्कोहल हो जाएगा। यहाँ पे CH3 के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, C2H5 और C2H5, और ये सभी हमारे COH। तो ये इस तरीके से हुए, तो ये हमारा एथिल क्या हो जाएगा, यहाँ पे C2H5 हमने एथिल ले लिया है, तो ये भी हमारा तृतीयक एल्कोहल हो जाएगा। आशा करता हूँ आप समझ के होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोक्सी समूह से एक अगर कार्बन परमाणु जुड़ा होगा तो प्राथमिक एल्कोहल, हाइड्रोक्सी समूह से अगर 2 कार्बन परमाणु जुड़े होंगे द्वितीयक एल्कोहल, और हाइड्रोक्सी समूह से 3 कार्बन परमाणु जुड़े होंगे तो तृतीयक एल्कोहल कहते हैं। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। यहाँ पे एक चीज अगर आप गौर कर रहे होंगे तो ध्यान देकर समझ रहे होंगे, तो हाइड्रोक्सी समूह में देखिए यहाँ पे पहले 2 कार्बन थे, 2 हाइड्रोजन थे ना, तो एक जुड़ा हुआ था, एक और यहाँ पे कार्बन परमाणु जुड़ा, तो देखिए यहाँ से एक हाइड्रोजन कम हुआ है ना, फिर यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा कार्बन जो कार्बन परमाणु जुड़ा है, तो देखिए यहाँ से अब वो भी H हट गया है ना। तो ये आप याद रखेंगे, यहाँ से H हटता जाता है क्योंकि ये हमारा एल्काइल समूह उसको हटाकर वहां पे ऐड होता है। चलिए जी, आशा करता हूं कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे। चलिए जी, तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा अभी तक का 13 मतलब इंपॉर्टेंट हमने क्वेश्चन देख लिए। इससे पहले हमने 10 कराए हुए हैं ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी हमने दे दिया है, इसलिए 13 यहाँ पे लिख रहा है। हाँ, एक और आवश्यक बात मैं बता दूं आपको, बहुत ही ज़रूरी बात। देखिए, हम आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, बट बहुत सारे स्टूडेंटों का मतलब स्टूडेंटों ने हमारी टॉपर नोट्स लिए हुए हैं, जिनको हम पर विश्वास है, जो हम पर विश्वास किए हुए हैं कि सर टॉपर नोट्स दे रहे हैं, तो वो वास्तव में हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होंगे, वहीं से पेपर में आएंगे। जिनको विश्वास है वो सब लिए हुए हैं। अगर आपको भी हम पे भरोसा है, अगर आपको लगता है कि टॉपर नोट्स आपके बेनिफिट है, आपको बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा नंबर दिलाएगा, टॉपर नोट्स के अंतर्गत ही आपके पेपर में आएंगे, तो मैं कहूँगा कि हमारा ये टॉपर नोट्स ज़रूर लीजिएगा। मैं आपसे कोई वो नहीं कह रहा हूं, मैं सीधी बात कर रहा हूं, जिनको विश्वास है वही इस टॉपर नोट्स को ले, ठीक है ना। पूरी तरीके से हम लगभग 3 सालों से हम आपके जो क्या है पेपर क्लास 12 की तैयारी करा रहे हैं। थोड़ा सा तो एक्सपीरियंस ही हुआ होगा ना, ज्यादा तो नहीं मैं कह सकता, थोड़ा तो हुआ होगा, बट मैं जानता हूं, मैं 3 साल से करा रहा हूं, मैं पेपर को देख रहा हूं, बहुत एनालिसिस करने के बाद ये हमने टॉपर नोट्स तैयार किए हुए हैं। तो इस टॉपर नोट्स में हम आपकी फिजिक्स की और पूरी आपकी केमिस्ट्री का हम नोट्स दे रहे हैं। पूरी फिजिक्स का नोट्स ओनली 99 में हम दे रहे हैं और पूरी केमिस्ट्री का भी 99 में। अगर आप दोनों लेते हैं तो 199 में दोनों आपको मिल जाएंगे।
भैया चैप्टर वाइज, पहले चैप्टर फिजिक्स में 14 चैप्टर है, केमिस्ट्री में 10 चैप्टर, 24 चैप्टर है। प्रत्येक चैप्टर वाइज हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दे रहे हैं। मतलब पहले चैप्टर में जितने इंपॉर्टेंट परिभाषा होंगे, नियम होंगे, सिद्धांत होगा, डेरिवेशन होगा, पहले चैप्टर में होगा, फिर दूसरे चैप्टर, फिर तीसरे चैप्टर, इस तरीके से सीक्वेंस वाइज हम प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद केमिस्ट्री में हम आपको 3 प्रकार के रिएक्शन भी दे रहे हैं। नेमिंग रिएक्शन क्या होता है, जब कैसे प्राप्त करें। फिर आपको हम फिजिक्स केमिस्ट्री के 100 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी दे रहे हैं कि उससे आप अपना ऑब्जेक्टिव भी तैयार करें। तो ये सब चीजें हम ओनली आपको टॉपर नोट्स में दे रहे हैं, तो बिल्कुल इस टॉपर नोट्स को ले। अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ साथ हिंदी का भी टॉपर नोट्स लेते हैं तो हिंदी का भी 99 है, मतलब 3 लेते हैं तो 300 का जो नोट्स है वो 249 में ही मिल जाएगा। तो नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, इस नंबर पे मैसेज करना है जिनको हम पर विश्वास है, और इस नंबर पे मैसेज करके टॉपर नोट्स जरूर ले लेंगे। मैं यही कहूंगा, पीडीएफ नोट है आपको व्हाट्सएप पर सेंड किया जाएगा। हो सकता है कि आपको अभी 199 मतलब 200-300 रुपये बहुत हार्ड लग रहे होंगे, बट मैं यही कहूँगा ना, 200-300 रुपये आप ऐसे ही बहुत जगह कोचिंग में भी जाकर दे दिए होंगे, बहुत जगह इस तरीके से एक शर्ट भी खरीदेंगे 200-300 का आ जाएगा, बट शायद ये 200-300 रुपये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट लाए, एग्जाम में आपको टॉपर बनाए। तो मैं इसलिए कहूंगा कि मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करिए, वीडियो देख रहे हैं अच्छे तरीके से, बट वहां पे टॉपर नोट्स में सीक्वेंस वाइज सब कुछ प्रोवाइड किया गया है। तो एक सीक्वेंस वाइज सिस्टमैटिक आप अपनी पढ़ाई करें, क्योंकि समय अब कम बच गया है। अब हमें इधर उधर के क्वेश्चन नहीं, बल्कि वही क्वेश्चन पढ़ना है जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा आता है एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की एक सामान्य विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए और एसीटोन का उपयोग लिखिए। सबसे पहली बात, एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की हमें सामान्य विधियां पूछा गया है। तो पहले हम एल्डिहाइड बनाने की सामान्य विधियां बता देते हैं, फिर हम कीटोन बनाने की भी सामान्य विधियों पर बात कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना यहाँ पे? चलिए जी, तो यहाँ पे चलिए सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, एल्डिहाइड बनाना है। ठीक है ना, तो एल्डिहाइड में हम क्या करते हैं, जब एथिल एल्कोहल को, मतलब ओहो, तो जब हम एथिल एल्कोहल का क्या करते हैं, ऑक्सीकरण कराते हैं, किसकी उपस्थिति में, K2Cr2O7 H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, तो एल्डिहाइड का निर्माण होता है, या वास्तव कहें तो एसिटल्डिहाइड का निर्माण होता है। कैसे होगा समझिएगा। सबसे पहले एथिल एल्कोहल ले लेते हैं। एथिल एल्कोहल का सूत्र क्या होता है, C2H5OH। ये हमने एथिल एल्कोहल ले लिया, इसका हमें क्या कराना है, ऑक्सीकरण कराना है। इसका ऑक्सीकरण कराना है किसकी उपस्थिति में, तो K2Cr2O7 के प्लस H2SO4 की उपस्थिति में कराना है। तो कराएंगे तो वास्तव में क्या होगा जी, वास्तव में यहाँ पे होता है कि यहां से C2H5OH, यहां के एक ऑक्सीजन यहां पे जुड़ेगा, C2H5 एथिल एल्कोहल यहाँ पे है ना, वास्तव में यहाँ पे हमारा क्या बनेगा जानते हैं क्या, ये हमारा बन जाएगा CH3CHO। ठीक है ना, CH3CHO बन जाएगा, और यहाँ से हमारा जल के अणु बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, यही हमारा बनता है। बट आप सोच रहे होंगे कि सर समझ में नहीं आया कैसे बना। मैं जानता हूँ, इसको मैं समझा दूँ आपको, बस 1 मिनट लगेगा। देखिए बाबू, अगर हम कहें तो एथिल एल्कोहल को चाहें तो C2H5OH लिख सकते हैं, या आप इसको चाहें तो CH3CH2OH भी लिख सकते हैं, इस रूप में भी लिख सकते हैं ना। अभी भी वही बात लिखा गया है, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन है, 3 2 5 हाइड्रोजन है तो 5 हाइड्रोजन, OH है तो OH। तो इस रूप में भी लिख सकते हैं, इस रूप में, इस रूप में लिखेंगे ना तो ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। इसलिए चलिए हम ऐसा ही लिख देते हैं। ठीक है ना, क्योंकि मुझे आपको समझाना है अच्छे तरीके से, तो ऐसा ही हम लिख देते हैं। ये हमारा एथिल एल्कोहल का सूत्र हम इस तरीके से लिख देते हैं, CH3CH2OH, तोड़कर हमने लिख दिया। ठीक है, अब देखिए ऐसा हमने इसलिए किया, जैसे कि क्या होता है, जब हम क्रिया कराते हैं ना, ऑक्सीकरण कराते हैं, तो यहाँ से हमारा OH निकलता है ये, और यहाँ का हमारा एक यहाँ से हाइड्रोजन निकलता है। ठीक है,
तो यहाँ का एक हाइड्रोजन, यहाँ का OH, तो ये हमारे H2O बनकर बाहर निकल जाएंगे, समझ गए ना। उसके बाद अब बचा क्या, यहाँ पे CH3 बचा हुआ है। फिर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे C, और यहाँ का एक हाइड्रोजन निकल गया है, दो में से एक निकल गया, तो एक बचा हुआ है, तो ये एक O, और यहाँ का ये ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ जाता है, तो CH3CHO बना ना, तो यही CH3CHO बन गया है। तो इसी का तो नाम है एल्डिहाइड। इसका टोटल एल्डिहाइड तो ये है क्योंकि CHO समूह जुड़ा हुआ है, बट इसका नाम क्या हो जाएगा, तो एक कार्बन दो कार्बन, दो कार्बन है तो एक कार्बन के लिए मेथ, दो कार्बन के लिए एथ, तो एसिटल्डिहाइड इसको कहेंगे। तो नाम में क्या लिख दे रहा हूं, एसिटल्डिहाइड। ये क्या है, एसिटल्डिहाइड है। और ये क्या है हमारा, एथिल एल्कोहल है। तो ये हमारे एथिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण हमने कराया है, तो एसिटल्डिहाइड का निर्माण हुआ है, ठीक है ना। चलिए जी, तो मैं आशा करता हूं समझ के होंगे। चलिए दूसरा हमारा एक क्वेश्चन आया है, कीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो इसमें क्या बताया गया है, जब कैल्शियम एसीटेट का शुष्क आसवन कराते हैं तो एसीटोन का निर्माण होता है, ठीक है ना। जब कैल्शियम एसीटेट का हम शुष्क आसवन कराएंगे, कैसे हम कराते हैं ध्यान से समझेंगे, समझ में आ जाएगा। सबसे पहले कैल्शियम एसीटेट का फॉर्मूला पता है आपको, नहीं पता है, चलिए जी कोई नहीं पता है तो यहाँ पे आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। कैल्शियम एसीटेट का एसीटेट, तो यहाँ पे CH3 CH3 COO COO Ca, तो ये हमारा क्या हो गया, कैल्शियम एसीटेट हो गया। अब कैल्शियम एसीटेट का हम क्या कराएंगे, शुष्क आसवन हम कराते हैं। तो कैल्शियम एसीटेट का हम अगर शुष्क आसवन कराएंगे ना, कैल्शियम एसीटेट का हम शुष्क आसवन कराते हैं, तो यहां पे जानते हैं क्या बनेगा, यहां से ये हमारा इतना यहां से Ca, यहां से ये हमारा इतना, ये हमारा बाहर निकल जाता है। अगर मैं ऐसे कहूं, अगर मैं ऐसे कहूं तो ये हमारा इतना, ये हमारा चीजें बाहर निकल जाते हैं। क्या निकलता है, CaC, और 3 ऑक्सीजन है, 1 2 3, तो CaCO3 ये हमारा बाहर निकल जाता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, ये हमारा बाहर निकल जाते हैं। अब बचा क्या, CH3COCH3, तो यही हम लिख देंगे CH3COCH3। इसी का नाम क्या है, इसी का नाम है हमारा, ये है कीटोन, ठीक है ना। इसका नाम क्या है जी, कीटोन है। तो मैं इसको लिख दे रहा हूं, ये हमारा कीटोन है। परंतु यहाँ पे देखेंगे तो इसको, यहाँ पे हम इसको क्या कहते हैं, इसी को हम एसीटोन भी कह सकते हैं। कीटोन तो है बट इसका नाम क्या है, एसीटोन, ठीक है ना। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ पे ये चीजें याद रखना है कि कैसे ये निकल रहा है। फिलहाल तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। ये आपको समझ में आया ना कि जब कैल्शियम एसीटेट का शुष्क आसवन कराते हैं तो एसीटोन का निर्माण होता है। तो ये आपको याद रखेंगे, एसीटोन क्या है, एक प्रकार का कीटोन ही है, इसलिए यहाँ पे बना हुआ है। तो हमने दोनों चीज बता दिया कि कैसे एल्डिहाइड प्राप्त होता है, कैसे हमारा कीटोन प्राप्त होता है। अब इसमें दूसरी हमसे पूछा गया है एसीटोन का उपयोग, तो उपयोग भी देख लेते हैं। तो एसीटोन का निम्नलिखित उपयोग होते हैं जी। अब क्या होता है, निम्नलिखित उपयोग होते हैं। पहला होता है कार्बनिक विलायकों के रूप में, रंजकों मतलब रंगों के निर्माण में, क्लोरोफॉर्म बनाने में, और औषधियों के निर्माण में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी। नेक्स्ट हमारा आता है 15 नंबर क्वेश्चन, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एमीन किसे कहते हैं। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन का एक एक उदाहरण देते हुए समझाइए। तो प्राथमिक एमीन क्या होता है, ये हमें, मतलब एमीन किसे कहते हैं ये हमें बताना है। फिर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन क्या होता है, इसको भी हमें समझा देना है, ठीक है ना। तो चलिए हम यहाँ पे समझा देते हैं। हालांकि यहाँ पे हमने डिफिनेशन भी लिखा हुआ है। क्या हमने लिखा है
क्या लिखे हैं जी कि जब अमोनिया, अमोनिया मतलब NH3, तो जब अमोनिया के हाइड्रोजन परमाणु, जब अमोनिया के हाइड्रोजन परमाणु को एल्काइल या एराइल समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो प्राप्त यौगिक एमीन कहलाता है। बात को समझिएगा। सबसे पहली बात यहाँ पे क्या बताया गया कि जब अमोनिया को, अमोनिया हम ले लेते हैं NH3, ठीक है ना। अच्छा, NH3 जो अमोनिया है यहाँ पे अगर समझें तो NH3 है, इसी को अगर हम चाहें तो NH2H लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं जी? बिल्कुल लिख सकते हैं। बताइए लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अभी भी N 2 हाइड्रोजन 1 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन हो ही रहे हैं, तो यही बात है। चलिए हम ऐसा ही लिखकर आपको समझा देते हैं। तो ये हमारा अमोनिया है। अब अमोनिया में से क्या होता है, अमोनिया में हम क्या कहते हैं, एल्काइल या एराइल समूह। मान लेते हैं एक एल्काइल समूह है, मान लेते हैं ये हमारा एक एल्काइल समूह है। अब ये एल्काइल समूह आया और यहाँ से एक हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल दिया और ये उसके जगह पर जुड़ गया, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा R और NH2 ही ना होगा। पहले NH3 था, एक निकल गया है और उसके जगह पर हाइड्रोजन R आ गया है, एल्काइल समूह, तो अब क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, NH2 ही तो बचा, तो ये हमारा हो जाएगा। तो ये हमारा अमोनिया है और यहाँ पे ये हमारा बना, तो ये हमारा एमीन है। तो यही बात हमसे कहा जा रहा है कि जब अमोनिया के हाइड्रोजन परमाणु, जब अमोनिया के हाइड्रोजन परमाणु को कोई भी एल्काइल या एराइल समूह क्या करता है, प्रतिस्थापित कर देता है, हटा देता है, तो बना जो यौगिक है उसे एमीन कहेंगे। अब इसके बाद भी अगर हम चाहें तो और भी एमीन बन सकता है। एक और मान लेते हैं, यहाँ पे एक और एल्काइल समूह आया और वो फिर से अटैक कर दिया एक और हाइड्रोजन पर, तो यहाँ से एक और हाइड्रोजन तो निकल गया, एक और हाइड्रोजन निकल गया, तो अब यहाँ पे क्या जुड़ेंगे, दो हमारे जुड़ जाएंगे एल्काइल समूह और NH ये हो जाएंगे, ठीक है। अगर हम इसको और आगे सॉल्व कर लेते हैं तो एक और यहाँ पे एल्काइल समूह आता है, ये हाइड्रोजन को निकाल देता है, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन ये निकल गया, तो अब क्या बचा, R R R, ये हमारा N, तो ये हमारा प्राथमिक एमीन कहलाएगा, ये हमारा द्वितीयक एमीन कहलाएगा और ये हमारा तृतीयक एमीन कहलाएगा, ठीक है। बट हम एमीन ही लिख देते हैं अभी, ठीक है। तो ये हमारा एमीन का आपको समझ में आ गया होगा, ये प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन है। जैसे कि एक अगर एग्जांपल देना चाहें तो R की जगह पे जैसे कि CH3 और NH2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एथिल एमीन, मेथिल एमीन हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ समझ के होंगे। जैसे कि ये हमारा मेथिल एमीन हो गया, अगर हम चाहें तो यहाँ पे R के जगह पर C2H5 NH2 भी कर सकते हैं, तो ये हमारे एथिल एमीन हो जाएगा। तो ये सब एमीन के उदाहरण हैं, ये हमने बता दिए कैसे एमीन बनता है और क्या ये प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एमीन क्या होता है। अब हमसे प्राथमिक एमीन के बारे में बता दिए, इतना लिखने के बाद ये लाइन लिख लीजिएगा। अब हमें बताना है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन का उदाहरण एक एक करके समझाना है। तो चलिए हम समझ लेते हैं एमीनों का वर्गीकरण। तो नाइट्रोजन परमाणुओं द्वारा जुड़े एल्काइल या एराइल समूहों की संख्या के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राथमिक एमीन, दूसरा द्वितीयक एमीन, तीसरा तृतीयक एमीन। प्राथमिक एमीन का मतलब क्या होता है कि नाइट्रोजन परमाणु से जुड़े एल्काइल या एराइल समूह, ठीक है ना, मतलब नाइट्रोजन परमाणु से एक क्या एल्काइल या एराइल समूह जुड़ा होता है तो उसे हम प्राथमिक एमीन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर RNS2, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये नाइट्रोजन परमाणु से एक अगर हमारा एल्काइल समूह या एराइल समूह जुड़ा हुआ है तो उसे हम प्राथमिक एमीन कहेंगे। जैसे कि एग्जांपल हमारा क्या हो जाएगा, CH3NS2, जैसे कि हमारा हो जाएगा C2H5NH2, जैसे कि ये हमारा एक बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर NH2। तो देखिए हमारा नाइट्रोजन परमाणु से एक एल्काइल समूह भी जुड़ा हुआ है, तो ये भी हमारा एमीन ही कहलाएगा, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ आप समझ के होंगे। अगला दूसरी बात, द्वितीयक एमीन का मतलब नाइट्रोजन परमाणु से केवल 2 एल्काइल या एराइल समूह जुड़े होंगे, द्वितीयक एमीन कहलाएंगे। मतलब क्या, 1 2 एल्काइल या एराइल समूह जुड़े होंगे नाइट्रोजन
परमाणु से। तो यहाँ पे ये हमारी संरचना है, नाइट्रोजन परमाणु से 2 एल्काइल या एराइल समूह जुड़े हैं, उसे द्वितीयक एमीन कहेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल हो जाएगा CH3 NH, जैसे कि C2H5, जैसे कि C2H5 और NH। तो ये हमारे सभी द्वितीयक एमीन हो जाएंगे। तृतीयक एमीन का मतलब नाइट्रोजन परमाणु से 3 एल्काइल या एराइल समूह जुड़े होते हैं, तो उसे हम तृतीयक एमीन कहते हैं। ठीक है, सॉरी प्राथमिक नहीं, तृतीयक एमीन कहते हैं, याद रखिएगा। जैसे कि आप समझ ही गए होंगे R R R R और N, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन परमाणु से कितने 3 एल्काइल या एराइल समूह जुड़े होते हैं, तृतीयक एमीन कहलाते हैं। जैसे कि CH3 और N। नाइट्रोजन परमाणु से 3 एल्काइल या एराइल समूह जुड़े होते हैं, तो उसे हम तृतीयक एमीन कहते हैं। तो आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। कुछ टॉपिक है, कुछ चीज़ों का आपको नाम याद रखना है जिसका मोस्टली उपयोग होता है। जैसे कि इसको हम क्या कहते हैं, मेथिल एमीन कहते हैं। तो मैं नाम लिख दे रहा हूं जिसका हमें ज़्यादा उपयोग अभी होना है, इसको मेथिल एमीन कहते हैं, नाम आप याद रखिएगा। इसको हम क्या कहते हैं, 2 कार्बन है तो इसको हम कहेंगे एथिल एमीन। इसको क्या कहेंगे, इसको एक हमारा बेंजीन रिंग जुड़ा हुआ है तो इसको एनिलीन कहते हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट अगला हमारा आता है, ये बहुत बार हमसे पूछा गया है, देखिए 23, 24 और 25 में। अच्छा, ये आपको पहली बात तो मैं बता दूं, आप ऐसा नहीं सोचेंगे कि भैया केवल इतने में ही पूछा गया है। ये अलग अलग करके 2-2 नंबर में भी पूछ लिया गया है, तो वो किसी और वर्ष में पूछे गए हैं। ठीक है ना। तो ये केवल 4 नंबर में 23, 24, 25 में पूछे गए हैं, केवल 4 नंबर में अगर हम बात कर रहे हैं। ऐसे तो बहुत बार पूछे गए ये है। तो निम्नलिखित अभिक्रियाओं पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। कार्बिल एमीन अभिक्रिया, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, श्मिट अभिक्रिया। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कार्बिल एमीन अभिक्रिया पर, कि कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या होता है, इसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको अगर हम यहां पे समझें, ध्यान से समझेंगे तभी समझ में आएगा। ये रिएक्शन बहुत ही याद है। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि क्लोरोफॉर्म को प्राथमिक एमीन तथा एल्कोहलिक KOH विलयन के साथ गर्म करने पर एक दुर्गंध युक्त और विषैला पदार्थ फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है, और इसी अभिक्रिया को कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब यहाँ पे सबसे पहले हम क्लोरोफॉर्म को लेंगे, प्राथमिक एमीन को लेंगे और KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को लेंगे और इसको मिलाकर गर्म करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले प्राथमिक एमीन और क्लोरोफॉर्म को ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम प्राथमिक एमीन कोई भी हम ले लेंगे। प्राथमिक एमीन में से आप यहाँ से कोई भी ले सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। चलिए हम आज बेंजीन रिंग पर समझा देते हैं। तो अगर हम प्राथमिक एमीन ज़्यादातर हम बेंजीन रिंग से समझाएं तो बेंजीन रिंग C6H5 और NH2, यहाँ पे हमने क्या ले लिया है, एनिलीन ले लिए हैं। क्या, एनिलीन। बेंजीन रिंग भी बना सकते हैं या C6H5 हमने लिख दिया है, NH2 ये हमारा एनिलीन है। अब हम क्या करेंगे, क्लोरोफॉर्म हम लेंगे। तो क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3, ये क्लोरोफॉर्म हो गया। अब इसको एल्कोहलिक KOH के साथ हम क्रिया कराएंगे, तो ये हमने KOH ले लिया। अब 3 मात्रा में हम लेने के लिए यहाँ पे 3 लिख सकते हैं, या यहाँ पर भी हम चाहें तो यहाँ पर भी हम 3 लिख सकते हैं। ठीक है ना, ऐसे लिख देंगे तो भी चलेगा। अब ऐसा हमने इसलिए किया, थोड़ा सा मैं इसको इरेज करता हूँ, थोड़ा सिस्टमेटिक हम लिखेंगे ना तो आसानी से समझाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। KOH देखिए, तो जब हमने एनिलीन प्राथमिक एमीन को ले लिया, क्लोरोफॉर्म को ले लिया और एल्कोहलिक KOH को ले लिए, और जब हम इनकी क्या कराते हैं, इनको गर्म करते हैं, इनको क्या कराते हैं, हम गर्म करते हैं। तो होता क्या है दोस्त, कि होता यह है कि यहाँ पे 3 ये पोटेशियम,
यहाँ के 3 पोटेशियम इस 3 क्लोरीन के साथ क्रिया कर लेता है। 3 पोटेशियम 3 क्लोरीन से क्रिया करेगा तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, साइड में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3KCl, ठीक है। इसीलिए हमने ऐसे अलग अलग करके लिखा है जिससे आप समझ में आए। 3 पोटेशियम 3 क्लोरीन के साथ पोटेशियम क्लोराइड बनकर बाहर निकल गया, ठीक। चलिए जी, पहली बात आप समझ गए। उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या होता है कि उसके बाद यहाँ से अगर हम देखें तो 3 4 5 6, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम ध्यान से समझें तो देखिए बाबू, बात यहाँ पे ये होता है कि देखिए यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, मैं केवल हाइड्रोजन जोड़ रहा हूँ। एक हाइड्रोजन, ध्यान से समझेंगे, 1 2 3, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे, 4 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, तो 5 6 हाइड्रोजन हो जाएंगे। एक बार और जोड़ लेते हैं, 3 हाइड्रोजन, 1 4 हाइड्रोजन और 2 6 हाइड्रोजन है। 6 हाइड्रोजन को क्या लिख सकते हैं, 3H2 लिख सकते हैं, बिल्कुल 3H2, 3 दूना 6, 6 हाइड्रोजन ये। और यहाँ पे देखिए 1 2 3, 3 ऑक्सीजन भी है, तो 3 ऑक्सीजन अगर हम यहाँ पे जोड़ दें तो 6 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन, मतलब 3H2O बाहर निकल गया। अब क्या यहाँ पे बचा हुआ है, इधर कुछ बचे हुए हैं नहीं, इसमें केवल बचा हुआ है हमारा सिर्फ कार्बन इधर बचे हुए हैं, और इसमें केवल बचा हुआ हमारा नाइट्रोजन C6H5 और N बचे हुए हैं। तो यही हमारा मेन जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, C6H5 और N ट्रिपल बॉन्ड C, ये हमारा बन जाता है जी। C6H5N और ट्रिपल बॉन्ड C यहाँ पर हो गया। ट्रिपल बॉन्ड क्यों हुआ जी, समझ रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पर कार्बन के पास 3 यहाँ पे क्या थे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन थे, इसीलिए यहाँ पे 3 बंध से जुड़ा हुआ है। आशा करता हूँ समझ के होंगे। इसी को हम कहते हैं फेनिल आइसोसाइनेट। इसी का नाम क्या है, इसका नाम मैं लिख दे रहा हूँ फेनिल आइसोसाइनेट। हाँ जी बाबू, समझ में तो आ रहा है ना। इसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोफॉर्म कहते हैं। तो ये हम समझाने के तौर पे ये कोष्ट में आपको बॉक्स तरीके से बनाते हैं, आपको नहीं लिखना है, याद रखिएगा। ये हमारा क्या है, ये हमारा एनिलीन है, इसी को प्राथमिक एमीन हम कहते हैं, तो ये आप याद रखेंगे। तो ये हमारा इसी को कहते हैं। एक बार और सुन लीजिए क्या हमने ऊपर लिखा हुआ है कि जब हम क्लोरोफॉर्म को प्राथमिक एमीन और एल्कोहलिक KOH के साथ हम गर्म करते हैं तो फेनिल आइसोसाइनेट बनता है। ये क्या होता है, दुर्गंध युक्त और विषैला पदार्थ होता है, तो फेनिल आइसोसाइनेट बनता है और इस अभिक्रिया को कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि पहला हमारा ये जो था फेनिल आइसोसाइनेट आसानी से आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। चलिए जी, अभी भी हमारा रिएक्शन ये तीनों ही हार्ड है, इसलिए तीनों को आसानी से हमें समझना पड़ेगा। चलिए, एक हमारा बच गया हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। चलिए पहले इसको भी समझ लेते हैं। वास्तव में नीचे हमारा जगह कम है तो मैं यहाँ पे इसको रिएक्शन को बता दे रहा हूँ। इसमें क्या बताया गया है हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया में कि जब किसी एमाइड को Br2 और KOH विलयन के साथ गर्म करते हैं तो एमीन प्राप्त होता है और इस अभिक्रिया को हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहते हैं। मतलब इसमें क्या करना है, जब किसी एमाइड को हमें क्या कराना है, जब किसी हम एमाइड को लेकर Br2 और KOH के साथ हम गर्म करेंगे। चलिए, तो मैं यहाँ पर इस रिएक्शन को यहीं पे बता रहे हैं, ठीक है। जगह तो थोड़ा कम ही है तो इसलिए थोड़ा सा पतला हम पेन का यूज यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले हम एमाइड को ले लेते हैं। तो एमाइड का सूत्र क्या हो जाएगा, RCONS2। यह हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एक एमाइड है, ठीक है ना। यह हमारा एक एमाइड है और एमाइड को हमने क्या किया, एमाइड को हम लेंगे और Br2 के साथ क्रिया कराएंगे। तो Br2 को हम चाहें तो Br और एक और Br ऐसे कर सकते हैं, 2 Br हो गया वही Br2 और एल्कोहलिक KOH। तो 4 मात्रा में हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को लेंगे, 1 2 3 और 1 4, ये 4 मात्रा में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को ले लिए। अब इसको हम क्या कराएंगे, इसको हम क्या कराते हैं, गर्म कराते हैं, ठीक है। गर्म कराएंगे तो क्या बनेगा, सबसे पहले देखिए बाबू क्या बनता है, यहाँ से
ये 2 मात्रा में यहाँ से 2 पोटेशियम और 2 ये ब्रोमीन से क्रिया करके बाहर निकल जाते हैं। 2 पोटेशियम 2 ब्रोमीन के साथ क्रिया करके बाहर निकलेंगे तो यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ पे मैं साइड में लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे 2KBr पोटेशियम ब्रोमाइड बनकर ये बाहर निकल जाएंगे। कोई गलत तो नहीं बात है? चलिए ठीक है, अच्छी बात है, इतना हमारा निकल गया। उसके बाद अब हमारा क्या बचेगा उसके बाद अगर आप ध्यान से समझें इसको, अब कैसे हम समझाएं, हाँ, इसको मैं रेड कलर ले लूँ क्या? ना जी, कठिन हो जाएगा। चलिए हार्ड कलर हमने ले लिए हैं, पेन ले लिए। यहाँ पे समझिएगा, यहाँ से ये इतना, ये देखिए बाबू, यहाँ पे देखिए एक H2O हो गया। देखिए 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, मतलब एक जल के अणु यहाँ से निकलेंगे, फिर एक यहाँ से जल के अणु निकलेंगे, ठीक है ना। एक H2O, 2 जल के अणु हो गए ना, 2 जल के अणु हो गए, ठीक है। तो यहाँ से हमारे सबसे पहले तो 2 जल के अणु ये निकलते हैं। तो 2 जल के अणु को लिखने के लिए हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, 2, यहाँ पे 2 जल के अणु को लिखने के लिए हम यहाँ पे 2H2O लिख देते हैं। 2H2O मतलब 2 जल के अणु निकल गए, ठीक है। मेन प्रोडक्ट के लिए यहाँ पे हमने जगह छोड़ा हुआ है, इतना हमारा निकल गया। अब यहाँ पे अगर आप सोचें तो और क्या चीज़ें बचा हुआ है, और एक चीज़ बचा हुआ है, 2 पोटेशियम इधर बचे हुए हैं। ध्यान से अगर इसमें देखें तो 2 पोटेशियम और 1 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन इधर बचे हुए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें 2 पोटेशियम है, तो 2 पोटेशियम को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पोटेशियम को अगर हम चाहें, 2 पोटेशियम को हम क्या लिख सकते हैं, तो K2 लिख सकते हैं, K2, 2 पोटेशियम को K2। और यहाँ पे देखिए ये इसकी बात हम कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन और 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन है, तो 1 कार्बन यहाँ पे और 3 ऑक्सीजन, पोटेशियम कार्बोनेट बनकर ये बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे केवल कुछ नहीं, इसमें कुछ भी नहीं बचा, यहाँ पे भी कुछ नहीं बचा, यहाँ पे केवल RNH3 बचा हुआ है। तो यही हमारा मेन प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा, RNH3। और यही हमारा क्या बना, हमने कहा था ना कि इससे हमारा क्या बनता है, एमीन बनता है। तो देखिए हमारा प्राथमिक एमीन बन गया है। तो यही हमारा क्या है, एमीन बनता है। तो यही हमारा क्या है, यही हमारा क्या है, यही है हमारा हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। अब चाहे तो इस पर एग्जाम्पल भी देकर आप समझा सकते हैं। कैसे एग्जाम्पल देंगे, एक लाइन में यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ, ठीक है। मैं इस तरीके से समझाऊंगा नहीं बाबू। चलिए यहाँ पे मैं एग्जाम्पल देकर समझा दे रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे अगर इसके जगह पर हम ले लेते हैं, जैसे कि CH3CO NH2, ठीक है ना। यह हमने यहाँ पे मेथिल ब्रोमाइड हमने यहाँ पर ले लिए हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, अब Br2, तो 2Br हम ऐसे लिख देते हैं। अब 4 मात्रा में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को लेंगे तो 4KOH हमने ले लिया। और इसको हम क्या कराते हैं, गर्म कराते हैं। गर्म कराएंगे तो सबसे पहले हमारा क्या बनेगा, यहाँ से CH3NH2 बनेंगे, यही ना बचेगा जी, CH3 और NH2। तो ये हमारा एथिल एमीन, एथिल क्या हमारा बन गया, एथिल एमीन हमारा बन गया। उसके बाद अब हमारा क्या निकलता है, यहाँ से 2 पोटेशियम, यहाँ से 2 KBr। अब उसके बाद ये जो बचे ना, ये सब लिख दीजिए। जैसे 2 KBr निकलता है, प्लस 2 हमारा जल के अणु निकलते हैं, और प्लस K2CO3 बनता है। आप देख लीजिएगा सभी में वही सेम टू सेम ही है, बस यहाँ पे ये लिखना था, एग्जाम्पल हमने दे दिए। आप जरूरी नहीं कि यही लिखें, ये भी लाइन लिखेंगे तो भी फुल नंबर मिलेंगे, ये भी लाइन लिखेंगे तो भी फुल नंबर मिलेंगे, दोनों लिखेंगे तब भी फुल नंबर मिलेंगे। समझ में ऊपर वाला आ गया तो केवल मान ही तो रखे हैं, केवल इस R की जगह पर हमने CH3 रख दिया, यहाँ पे C2H5 भी रख सकते हैं, या आप एराइल समूह के भी कोई तत्व रख सकते हैं, जैसे बेंजीन रख दीजिए। स्क्रीनशॉट समझ में आनी चाहिए बातें, ठीक है। समझ में तो आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना, अच्छी बात है अगर समझ में आ रहा है तो। अगला हमारा तीसरा एक और बचा हुआ है, स्मिट अभिक्रिया, ये भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हम बता दे रहे हैं स्मिट अभिक्रिया क्या होता है। स्मिट अभिक्रिया क्या होता है, तो ऐसी
यहाँ पे लिखा गया है, क्या लिखा गया है, जब एसिटिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से कराया जाता है तो मेथिलेमीन बनता है और इसी अभिक्रिया को हम स्मिट अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल सा तो है, सिंपल सा तो है। जब हम एसिटिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से करा देंगे तो यहाँ पे उदाहरण हमने क्या लिया है, एसिटिक अम्ल हम ले लेते हैं CH3COOH, ये हमने एसिटिक अम्ल ले लिया है और इसको हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ हम क्रिया कराते हैं, ठीक है ना। हाइड्रोजोइक अम्ल का सूत्र होता है N3H, तो हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ हम इसकी क्रिया करा देते हैं तो यहाँ से क्या बनता है तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे 3 मात्रा में नाइट्रोजन है तो यहाँ से 2 नाइट्रोजन सबसे पहले तो यहाँ से बाहर निकलता है, तो यहाँ से हमारा 2 नाइट्रोजन ये हमारा बाहर निकल गया, 2 नाइट्रोजन बाहर निकल गए, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हमारा यहाँ से ये इतना ये हमारा बाहर निकल गया CO2, मतलब 2 ऑक्सीजन है ना, तो एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन को CO2 बनकर ये बाहर निकल गए। अब बचा क्या, CH3 और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 ही नाइट्रोजन है और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, तो 1 नाइट्रोजन है तो N लिख दिए, 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है तो N2 लिख सकते हैं, तो CH3NH2 हम लिख सकते हैं, तो यही हमारा बचा हुआ है CH3NH2। और ये हमारा CH3NH2 क्या है, ये प्राथमिक एमीन ही तो है और इसी को हम क्या कहते हैं, मेथिल एमीन कहते हैं। चलिए थोड़ा सा हम भी ऐसे ही खोज दिए जी, ठीक है ना, कह दिए काट पीट करना भी जरूरी है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए रिएक्शन कंप्लीट हुआ हमारा रिएक्शन कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। चलिए अब हमारा आता है इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन जिसको हमें समझना है, याद करना है, ज्यादा मोस्टली इंपॉर्टेंट है। अब इसको 17 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कह रहा है कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में अंतर बताइए। ठीक है जी, कार्बोहाइड्रेट की अगर हमसे परिभाषा पूछता है तो परिभाषा हम क्या देंगे, कार्बोहाइड्रेट जो होता है, तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, यह कार्बन से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है ना, तो यह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन युक्त क्या होता है, पॉलीहाइड्रिक एल्डिहाइड या कीटोन होता है। मतलब जो कार्बोहाइड्रेट होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, और ये क्या होते हैं, पॉलीहाइड्रिक एल्डिहाइड भी होता है और कीटोन भी होता है। ठीक है, या ये परिभाषा समझ में ना आए तो एक और परिभाषा दूसरा हमने अर्थात करके बता दिया है कि वे पदार्थ जो जल अपघटित होकर क्या होते हैं, जल अपघटित होकर मोनोसेकेराइड के कई अणु देते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। दोनों में से जो परिभाषा आपको अच्छा लगे वो याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला आता है उदाहरण में, जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, स्टार्च हो गया, ये सभी हमारे हो जाएंगे। ग्लूकोज और सुक्रोज का आपको जानते ही हैं कि दोनों ग्लूकोज हमारा है, जैसे कि ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, सुक्रोज है। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे चलिए तो यहाँ पे ये चीजें सब कुछ आपको याद रखना है। यहाँ पे अगर हम बात करें, सीधी होकर मैं लिख देता हूँ, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6, ये हमारा ग्लूकोज का सूत्र है। फ्रक्टोज सुक्रोज का सूत्र क्या होता है, C12H22O11, ये हमारा होता है। और स्टार्च का क्या होता है, स्टार्च का होता है, स्टार्च का क्या होता है जी, C6H5 सॉरी C6 नहीं C6H10 होता है ना, H10 और O5 का होल एन होता है, ये होता है। तो ये आप याद रखिएगा, ये ग्लूकोज का है, ये स्टार्च का, ये हमारा ग्लूकोज का है, ये हमारा जो सुक्रोज का है, ये हमारा स्टार्च का है, ये याद रखिएगा। अगला हमसे पहले ही क्वेश्चन में कहा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में अंतर बताइए। तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों का सूत्र जो होता है, ग्लूकोज का भी सूत्र यही होता है, फ्रुक्टोज का भी यही होता है। अंतर अगर हम देख लें तो सबसे पहली बात अंतर क्या है, यह एक एल्डोज हेक्सोज शर्करा होता है। मतलब क्या है, ग्लूकोज एक एल्डोज हेक्सोज शर्करा होता है और ये कीटो हेक्सोज शर्करा होता है फ्रुक्टोज। दूसरा, यह प्रायः 6 सदस्यीय रिंग बनाता है, ग्लूकोज 6 सदस्यीय रिंग बनाता है और जो फ्रक्टोज होता है वो 5 सदस्यीय रिंग बनाते हैं। तीसरी बात, यह कम मीठे होते हैं और फ्रक्टोज जो होता है ये ग्लूकोज से अधिक मीठे होते हैं। और एक और एक्स्ट्रा लिख दिए हैं, फल, शहद और गन्ने में ये हमारा क्या है, फ्रक्टोज पाया जाता है। ठीक है ना, ये आप याद रखेंगे। और ये ग्लूकोज किस में पाया जाता है, ग्लूकोज अंगूर में, शहद में, ठीक है ना, इन सभी में पाया जाता है। ठीक है ना,
चलिए, आशा करता हूं समझ के होंगे। ठीक, अच्छी तरीके से वीडियो बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसको आपको याद रखना है सब चीजें। पहला भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, 17 में 2 क्वेश्चन था। एक है विटामिन ए और सी का मुख्य स्रोत क्या है, उसकी कमी से होने वाले रोग। तो हमें बता देना है यहाँ पे सबसे पहले विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग। यहाँ पे देखिए विटामिन ए का और सी का स्रोत क्या है, सॉरी विटामिन ए का यहाँ पे स्रोत होना चाहिए ना, ये थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक किया गया है, यहाँ पे सी नहीं होगा, ये विटामिन ए का स्रोत हमने लिखा हुआ है। तो विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है, गाजर में पाया जाता है, हरी पत्तों वाली सब्जियों में पाया जाता है, दूध में, अंडा में और मछली के तेल में विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है ना। विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, तो विटामिन ए की अगर कमी हो जाएगा तो शरीर में कौन कौन से रोग हो सकते हैं, रतौंधी हो सकते हैं, जो रात में कम दिखाई देता है ना, वही रात को ठीक से नहीं दिखाई देना। ठीक है। दूसरा आता है कॉर्निया में धुंधलापन, आंखों में हमारा एक कॉर्निया होता है, उसका धुंधलापन हो जाएगा। त्वचा का रूखापन भी, ये सभी क्या होते हैं, विटामिन ए की कमी से होते हैं। दूसरी बात यहाँ पे आ रहा है विटामिन ए और सी का मतलब, अब यहाँ पे हमारा ए नहीं रहेगा अब विटामिन सी का मुख्य स्रोत हम बता रहे हैं, नींबू में, संतरा में, खट्टे फलों में, आंवला में, टमाटर में, हरी सब्जियों में। ठीक है ना, विटामिन सी पाया जाता है। अब विटामिन सी से होने वाली कमियां क्या क्या हो सकती हैं तो मसूड़ों में खून आना, दांत छिले होना। ठीक है ना, तो ये सब क्या है, विटामिन सी की कमी से है। घाव देर से भरना और शरीर में कमजोरी आना सभी विटामिन सी की कमी के कारण होता है। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। यहाँ पे ये हमसे पूछा गया था विटामिन ए के होने वाले, विटामिन ए और विटामिन सी कैसे मिलते हैं, तो हमने बता दिया कौन कौन सी चीज़ों में मिलता है। इसकी कमी से होने वाले रोग भी पूछा गया था, वो भी हमने बता दिए। ठीक है। अगला हमारा नेक्स्ट आता है 18 नंबर हमारा क्वेश्चन। 18 नंबर हमारा क्या कहता है, 18 मतलब 18 इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन है, पेप्टाइड क्या होता है, उनका वर्गीकरण कीजिए। दूसरा क्वेश्चन, हमारे जीवन में इनका क्या महत्व है समझाइए। सब याद ही करना है, अब इसमें कुछ नहीं है, ये जैव अणु सब चैप्टर में सब याद करने वाला है। पेप्टाइड किसे कहते हैं, 2 या 2 से अधिक एमिनो अम्ल जब पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो बनने वाला यौगिक पेप्टाइड कहलाता है। मतलब जब 2 या 2 से अधिक एमिनो जो अम्ल होते हैं वो पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े होंगे ना, तो जो बनेगा यौगिक उसे पेप्टाइड कहेंगे। ठीक है ना। पेप्टाइडों का वर्गीकरण, इसका वर्गीकरण कहां पर देखिए, इसको 4 भागों में बांटा गया है, डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, ओलिगोपेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड। डाइपेप्टाइड मतलब 2 एमिनो अम्ल अगर पेप्टाइड बंध से जुड़े होंगे तो वो क्या हो जाएंगे, डाइपेप्टाइड। ट्राई मतलब 3 एमिनो अम्ल जुड़े होंगे। ठीक है ना, तो उसे हम क्या कहेंगे, 3 एमिनो अम्ल पेप्टाइड बंध से जुड़े होंगे तो उसे ट्राइपेप्टाइड कहेंगे। ओलिगोपेप्टाइड का मतलब क्या होता है, 2 से 10 के बीच में एमिनो अम्ल पेप्टाइड बंध से जुड़े हुए होंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, ओलिगोपेप्टाइड कहते हैं। और पॉलीपेप्टाइड मतलब 10 से भी अधिक अगर एमिनो अम्ल पेप्टाइड बंध से जुड़े हुए होंगे तो हमारा क्या होता है, उसे हम पॉलीपेप्टाइड कहते हैं, जैसे कि प्रोटीन है। ठीक है। अगला आता है हमारे जीवन में पेप्टाइड का महत्व क्या होता है, तो इसका महत्व कहां पर है, तो प्रोटीन के निर्माण में पेप्टाइड से होता है। प्रोटीन का निर्माण क्या होता है, पेप्टाइड से होता है। दूसरा, हार्मोन जैसे इंसुलिन पेप्टाइड प्रकृति में होते हैं। और तीसरा, एंजाइम शरीर की रासायनिक क्रियाओं तेज करती हैं। तो ये सब इसका क्या है, महत्व है। इसमें कुछ है नहीं समझाने वाला, सब याद करने वाला है, ये आपको ही याद करना होगा। समझ तो रहे हैं ना, आपको ही याद करना होगा, आपको ही मेहनत करना होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो है हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दे रहे हैं, और जो समझाना होता है अच्छे तरीके से हम आपको समझाते हैं। अगला हमारा आता है डीएनए और आरएनए में 4 अंतर लिखिए। तो डीएनए क्या होता है और आरएनए, इनमें 4 अंतर लिख देना है। तो डीएनए में सबसे पहला अंतर क्या है, यह केंद्रक में पाया जाता है। और ये आरएनए क्या होता है, मुख्यतः कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। दूसरा, डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल, और आरएनए का पूरा नाम क्या है, राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। तीसरी बात है कि इसकी संरचना प्रायः द्विसूत्रीय होती है, और आरएनए की जो संरचना होती है इसकी प्रायः एक सूत्रीय होती है।
अगला आता है डीएनए अणु अत्यधिक विषैला होता है और जो आरएनए अणु होता है अपेक्षाकृत छोटा होता है, आरएनए की अपेक्षा छोटा होता है। तो ये हमारा इतना आप लिख ही लेंगे, सब नॉर्मल है, याद करना है, जितना सिंपल हो सकता है उतना हम अच्छे तरीके से सिंपल करके ही प्रोवाइड करते हैं। तो ये लगभग 19 हमने क्वेश्चन देखे हैं, इतना 4 नंबर वाले आपके पूरी बुक से आपको क्वेश्चन तैयार करने हैं। अदरवाइज वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा लक्ष्य है कि हम लोग जल्द से जल्द 1.5 लाख कंप्लीट करें और मैं चाहता हूं कि 2026 से पहले ही कंप्लीट हो जाए। तो इसके लिए आप ही हेल्प कर सकते हैं, आप ही मदद कर सकते हैं, आप ही सपोर्ट कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टाग्राम का लिंक है, आप जरूर वहां पे ज्वाइन हो जाएंगे, जिससे कि हम आपकी जो बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन है उसको और भी बेटर तरीके से करा पाए। तीसरी बात, अभी तक हमारा टॉपर नोट्स आपने नहीं लिए हैं तो बिल्कुल टॉपर नोट्स ले लीजिए और इस टॉपर नोट से आप स्टडी करके आप सच में आप टॉपर बनिए। पूरी तरीके से मेहनत कीजिए, इस टॉपर नोट से पढ़ाई कीजिए और बिल्कुल टॉपर बनकर दिखा दीजिए। नीचे व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे मैसेज कीजिए, वहां पे कहिएगा सर हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और हिंदी का टॉपर नोट्स चाहिए। स्कैनर दिया जाएगा, पेमेंट करेंगे, तुरंत आपके व्हाट्सएप पर पीडीएफ नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।